नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 2 अप्रैल वर्ष 2024 की जितनी भी अहम न्यूज़ हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आज के कंटेंट पे डिस्कशन करूं। आप जानते हैं कि आज के दिन विश्व भर में जो ऑटिज्म है, इस ऑटिज्म के जागरूकता के लिए, ऑटिज्म के खिलाफ जो लोगों में जागरूकता देनी है उसके लिए आज जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूएन के द्वारा वर्ष 2007 से जो है की गई थी। तो 2007 से लेकर अभी तक लगातार जो है विश्व भर में वर्ल्ड ऑटिज्म हम लोग कह सकते हैं अवेयरनेस डे के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। तो इसलिए आप लोग को जो है सबसे पहले आज के दिन की महत्ता की जो है जानकारी होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करेंगे आज के कंटेंट पे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेसर मीना चरंदा को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साथ ही हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत हार्दिक सिंह जी को मेंस में प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान और वहीं जो है सलीमा टेटे को जो है फीमेल में प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान जो है दिया गया है। और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 15 नए ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के रूप में यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है शामिल किया गया। और साथ में इसी न्यूज़ के तहत हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तराखंड के सभी 27 ऐसे प्रोडक्ट, 27 प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिला है। साथ में बात करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में जितना भी खर्च हुआ है उसमें लगभग सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए का जो है एक वर्ष के भीतर जो है अपने बजट में से खर्च किया है। इस पर हम लोग पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे। और अंत में यदि बात करें तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है कार कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यात्री बाजार के रूप में जो है उभरा है। तो इस सारे कंटेंट पर हम लोग डिस्कशन करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़, जिसमें प्रोफेसर मीना चरंदा को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कि अपने देश की संस्कृति को, या कह लीजिए कि जिन्होंने जो है सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में पूरे विश्व भर में जो है वैश्विक स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत है यानी कि जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको जो है प्रमोट किया है, उसको प्रोपगेट किया है और साथ में उसको जो है संरक्षित किया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि चरंदा की बात करें तो चरंदा जी को यह सम्मान जो है 30 मार्च वर्ष 2024 को इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा भारत में कार्यक्रम के दौरान जो है प्रस्तुत किया गया था। और यदि बात करें तो इस जो है पुरस्कार समारोह के दौरान प्रोफेसर चरंदा को जो है यह पुरस्कार दिया जाने के बाद उनको जो चीज यहाँ पर या जो पुरस्कार स्वरूप इनको मिला है उसमें आता है एक मेमेंटो यानी कि उसमें जो है स्मृति चिन्ह मिला है। साथ में जो है प्लेक मिला है जिसमें पट्टिका जो होती है वो पट्टिका इनको जो है दी गई है। और साथ में जो है शील्ड एक ढाल इनको मिली है और विश्वविद्यालय से जो है इनको एक साइटेशन यानी कि जो प्रशस्ति पत्र है या जो उद्धरण है ये उद्धरण भी इनको जो है प्रदान किया गया है। और प्रोफेसर मीना चरंदा जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय जो संस्कृति पुरस्कार है 2024 इसके लिए जो है चयनित किया गया था। यदि हम लोग इसी न्यूज़ को थोड़ा सा विस्तार की तरफ ले चले तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार के लिए इस समय जो एक चयन समिति का गठन हुआ था। इस चयन समिति में जो है सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है इसके अध्यक्ष स्वयं जो है श्री योगेश जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति के द्वारा जो है इनका चयन किया गया है। और साथ में समिति ने जो है कई ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में जो है अनुभवी सदस्यों को शामिल किया था। और इन सदस्यों के सलाह के बाद प्रोफेसर चरंदा जी को जो है उनके पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय के लिए जो कालिंदी कॉलेज है यहाँ पर राजनीति विज्ञान के विभाग में जो पढ़ा रही थी उनके योगदान के लिए, उनका जो यहाँ पर कह लीजिए कि जो उन्होंने योगदान दिया है इस क्षेत्र में उसके लिए जो इनको यह सम्मान मिला है। उनके पास बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है पीएचडी की डिग्री ऑलरेडी है, जहां पर जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश की दलित सभाओं का भी जो है अध्ययन किया था। इसलिए जो है मीना चरंदा जी को इस वर्ष का जो है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें आज की दूसरी अहम न्यूज़ की तरफ तो इसमें हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 की जो है घोषणा हुई है, जिसके भीतर अगर हम लोग बात करें तो हार्दिक सिंह जी को और सलीमा टेटे जो है इनको जो है प्लेयर ऑफ द ईयर के सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। वहीं यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में जो है नई दिल्ली में जो भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह है इनको और जो है सलीमा टेटे को जो है क्रमशः मेंस में यानी कि मेंस में पूछेंगे तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से जो है सम्मानित हुए हैं हार्दिक सिंह जी। और वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ऑफ द ईयर अगर हम लोग बात करें हॉकी प्लेयर्स में तो उसमें सम्मान मिला है सलीमा टेटे को, ये आप लोगों ने याद रखना है। वहीं जो है अगर इसमें देखा जाए तो भारतीय पुरुष टीम के जो उपकप्तान हार्दिक सिंह हैं इन्होंने टोक्यो वर्ष 2023 ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली जो है पहली जो हमारी हॉकी टीम है इसका भी हिस्सा ही रह चुके थे। और साथ में पिछले वर्ष जो है एशियन गेम्स 2023 में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जो है जीता था भारतीय टीम्स की ओर से। वहीं जो है 25 वर्षीय खिलाड़ी ने जो है मिडफील्डर ऑफ द ईयर का भी जो है यहाँ पर पुरस्कार जो है जीता है। तो ये भी आप लोग को जो है यहाँ पर जानकारी याद रखनी है। ओलंपियन सलीमा टेटे पिछले वर्ष जो है हांगझाओ में
एशियन गेम्स में कांस्य पदक ऑलरेडी जीत चुकी हैं और साथ में जो है टेटे को वर्ष 2023 में जो है एशियन हॉकी फेडरेशन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से भी जो है सम्मानित किया गया है, या इसके लिए भी जो इनको चुना गया था। अगर हम लोग थोड़ा सा चले म्यूनिख, तो म्यूनिख जो है 1972 में जो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है अशोक कुमार जी, इनको उनके खेल में दिए गए योगदान के लिए जो है इस बार उनके जो है पिता ध्यानचंद के जो है नाम पर ही जो इंडियन हॉकी के फील्ड में जो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उस अवार्ड से भी जो इनको सम्मानित किया गया। साथ में जो है कुमार ने, जो हमारे पास में यहाँ पर जान सकते हैं, तो कुमार ने जो है यहाँ पर कुआलालंपुर में 1975 में जो विश्व कप के फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ऐसे हासिल करने वाले भी यहाँ पर जो है ये प्रथम खिलाड़ी बने थे, जिस वजह से न्यूज जो है चर्चा में रहती है। वही अगर हम लोग बात करें तो जो इस पूरे करंट अफेयर सीरीज में जो क्रक्स निकल कर आया है उसमें हम लोग बात करें तो हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार इस बार का मिला है वो अशोक कुमार जी को मिला है। साथ में इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष के लिए जो है हॉकी इंडिया के जो है बलबीर सिंह जो है सीनियर पुरस्कार जो मिला है वो हार्दिक सिंह को मिला है। वहीं जो है इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला के लिए जो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मिला है वो सलीमा टेटे को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो इसमें जो है जीत सिंह जो है पुरस्कार ये इनको जो है यहाँ पर दिया गया है श्री ब्रिजेश जी को, जो सर्वाधिक या सर्वोच्च गोलकीपर के लिए रूप में चुने गए हैं। इस वर्ष जो है डिफेंडर ऑफ द ईयर कह लीजिए, इसमें जो है हॉकी इंडिया जो है प्रगट सिंह पुरस्कार जो है वो हरमनप्रीत सिंह जी को मिला है। इस वर्ष जो है मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार जो है हार्दिक सिंह को दिया गया। और वहीं इस वर्ष के फॉरवर्ड के क्षेत्र में अगर बात करें तो हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार जो है अभिषेक को प्रदान किया गया। वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार जो है ये महिला कैटेगरी में जो अंडर 21 है इसमें दीपिका सोरेन को प्रदान किया है। और वहीं इस वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया जो है जुगराज सिंह पुरस्कार ये जो है पुरुष में अंडर 21 में ये जो है अरिजीत सिंह हुंदल जी को जो है प्रदान किया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जान सकेंगे कि इंडिया हॉकी जो है वो इस वर्ष जो है सुनहरे रिकॉर्ड्स के साथ में जो है अपना परफॉर्म लगातार किए जा रही है। अब अगर हम लोग बात करें तो आज की सबसे प्रमुख जो न्यूज़ आती है उसमें है उत्तर प्रदेश के 15 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग जो है प्रदान किया जा चुका है। और जैसे ही जो है इन 15 जीआई टैगों को जो है या 15 उत्पादों को जीआई टैग पहुंचा है, तो वैसे ही अगर पूरे भारत देश में बात की जाए तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें सर्वाधिक अभी जो है जीआई उत्पाद है। इन जीआई उत्पाद की बात करें तो जो है 69 जीआई उत्पाद जो है अभी उत्तर प्रदेश के पास शामिल हो चुके हैं। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो तमिलनाडु था, ये तमिलनाडु जो है इस दौड़ में टॉप में था, जहां पर जो है 58 जो है जीआई टैग तमिलनाडु के पास थे। अब उसको जो है पीछे छूटते हुए उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो है राज्य बन चुका है। अकेले अगर उत्तर प्रदेश के भी भीतर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कहां पर सर्वाधिक जो है जीआई टैग मिले हैं, तो वाराणसी जो है इसके पास में सर्वाधिक जीआई टैग है, जिनमें अगर हम लोग बात करें तो अकेले वाराणसी से जो है 30 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक अधिक जो है इसकी विशेषता भी रही है। अब सवाल यहीं पर घूमता है कि ये जो नए जीआई टैग मिले हैं ये कौन कौन से। तो नए जीआई टैग में जो उत्पादों की बात करें तो इसमें जो है बनारस की ठंडाई है, ठीक है। इसके अलावा बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस जो है लाल भरवा मिर्च, ठीक है। इसके अलावा चिरईगांव करोंदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र जो कि एक पारंपरिक कला के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जौनपुर इमरती जो है एक मीठे व्यंजन के रूप में, मथुरा जो है सांझी शिल्प एक पारंपरिक जो है कला का स्वरूप है, बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, और वहीं पर संबल अस्थि शिल्प और चित्रकोट लकड़ी के शिल्प और जो खिलौने हैं, और साथ में मंजू शिल्प और जो है रामपुर जो पेच वर्क है, ये सब मिलकर जो है इस बार 15 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है जीआई के लिए भेजा गया था और इनको जो है जीआई टैग प्रदान यहां पर किया जा चुका है। अब क्वेश्चन यह है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ लेते हो, भौगोलिक संकेतक, मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसी जो है वस्तु है, प्रोडक्ट है जो किसी जो है क्षेत्र विशेष की विशेषता को जो है दर्शाती हो। मतलब कोई भी एक ऐसा जो है हमारे पास में एक ऐसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति की कोई भी वस्तु है जो उस पूरे जो है क्षेत्र की जो है विशेषता दिखाती हो, अपनी गुणवत्ता के लिए जो है जानी जाती हो, उसका जो है अलग से वहां पर प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग वहां पर प्रदान किया जा सकेगा। साथ में यदि बात करें कि भारत में जो जीआई टैग है वो
किस अथॉरिटी के तहत दिया जाता है और जो जीआई टैग है वो जो है किस उत्पाद को दिया जाता है। तो जीआई टैग के रूप में कार्य करने के लिए एक जो है संकेत को किसी भी उत्पाद को जो है दिए जाने के स्थान पर उत्पन्न होने का जो पहचान है उसी की जो उसको पहचान मिलनी चाहिए। और जीआई टैग की हम लोग यदि बात करें विश्व भर में, पहले हम लोग अगर वर्ल्ड वाइड चले तो भौगोलिक संकेतक जो है ये दिया जाता है किसके द्वारा, ट्रिप्स के द्वारा। ट्रिप्स का यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर यानी कि जो WTO है इसके भीतर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो इसके भीतर जो है यहाँ पर विश्व भर में जो है ये दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग श्रेणी की बात करें, कैटेगरीज की बात करें, तो कैटेगरीज में जो भौगोलिक संकेतक है ये प्रदान किया जाता है कहाँ पर, दैट इज इन ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड स्टफ, ठीक है, वाइन और जो स्प्रिट ड्रिंक्स होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास में कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, शराब और स्पिरिट पेय जो है, हस्तशिल्प जो है, औद्योगिक उत्पाद जो हैं, इन सभी उत्पादों को जो है यहाँ पर जीआई टैग जो है प्रदान किया जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि भारत में जो है वस्तुओं को जो जीआई टैग दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, तो भारत सरकार ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया था और तब जाकर पहली बार वर्ष 2003 में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। और जीआई टैग की बात करें, यानी कि जो जीआई रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 है, इसी के अंतर्गत पहली बार वर्ष 2004 में जो दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग चाय है, इसको जो है जीआई का टैग जो है प्रदान किया गया था। और तब से लेकर वर्तमान स्वरूप तक बात करें तो जो है ये जीआई टैग लगातार जो है किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता बताने वाले जो है प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो ये 10 साल की अवधि के लिए जो है दिया जाता है, जिसके बाद इसको जो है रिन्यू करना पड़ता है, नवीनीकरण करना पड़ता है। और विश्व भर में अगर हम लोग बात करें तो जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था वर्ष 2000, हम लोग 15 की तरफ चले, पेरिस कन्वेंशन की तरफ, तो उसमें जो है आर्टिकल 1 जो है इसके क्लॉज 2 में और जो 10 है इसमें जो है पेरिस कन्वेंशन के भीतर किसी भी प्रोडक्ट को औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा करने को लेकर जो है भौगोलिक संकेतक जो है इनको बौद्धिक संपदा के रूप में जो है शामिल किया गया था, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वास्तव में होता क्या है। अब अगर हम लोग अंत में चलें तो उत्तराखंड में जो है बात करें तो जो कुल जीआई टैग आते हैं उनकी संख्या है 27। 9 इसमें प्रारंभ से जीआई टैग थे और वहीं 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक, ये देश के भीतर जो है रिकॉर्ड भी था कि एक ही दिन में जो है सर्वाधिक जो है 18 या एक ही बारी में जो है सर्वाधिक 18 जो है प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है उत्तराखंड में मिला था। और अगर उत्तराखंड में जीआई टैग की बात करें तो इसमें आता है तेजपात, वहीं देहरादून की प्रसिद्ध जो है बासमती चावल, कुमाऊं का जो एपन आर्ट है ये भी प्रसिद्ध है, मुनस्यारी की जो है सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट जो है अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्र में प्रमुखता से, थुलमा भोटिया जनजाति के द्वारा जो है बनाई जाने वाली थुलमा कंबल जो है थुलमा इसमें शामिल है, भोटिया दन, चूरा ऑयल, ताम्र उत्पाद, यानी कि जो हमारे पास में तांबे के बने हुए, कॉपर के बने हुए जो क्या है प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए आप जानते हैं कि ताम्र नगरी के रूप में अल्मोड़ा को जाना जाता है, तो वहां पर जो है ताम्र उत्पाद प्रसिद्ध हैं जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा चोलाई, झंगोरा, मंडवा जो है लाल चावल जो मुख्य रूप से जो कमल नदी है इसके आसपास उत्तरकाशी वाले प्रदेश में प्रमुखता से मिलता है, ठीक है, अन्य स्थानों पर भी मिलता है लेकिन लाल चावल जो है उत्तरकाशी का ये प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा लाखोरी मिर्च जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बेरीनाग चाय, बुरांश शरबत जो कि पूरे उत्तराखंड में जो है बुरांश शरबत मिलता है, साथ में नैनीताल की जो है लीची, रामगढ़ का आड़ू, ठीक है, इसके अलावा माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, काला भट्ट जो है, बिच्छू बोटी फैब्रिक यानी कि जिसको बिच्छू घास से कंडाली के नाम से आप जानते हैं, तो कंडाली भी जो है इसको भी दिया जा चुका है जीआई टैग। इसके अलावा नैनीताल की मोमबत्ती, ठीक है, कुमाऊनी रंग वाली पिछोड़ा जो है अल्मोड़ा का प्रसिद्ध है, रम्माण मास्क चमोली में, और जो लिखाई वुड कार्विंग है जो कि कुमाऊं के आसपास के क्षेत्रों में जो है प्रसिद्ध से जानी जाती है। इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है उत्तराखंड के, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग अगली बात करें तो आज की अगली खबर आती है वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार जो है जो सरकार के द्वारा खर्च किया गया है, एक्सपेंडिचर किया गया है, वो है लगभग 62,000 करोड़ रुपए का खर्चा। अगर हम लोग इस यहाँ पर थोड़ा सा बात करें कि जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का जो एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो इसमें जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसके द्वारा जो है कितना कुल व्यय किया गया था, अपने कुल बजट का कितना जो है यहाँ पर खर्च किया गया था। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2023-24 में
जो केंद्र सरकार ने अपना टोटल बजट रखा था वो था लगभग 77,407.08 करोड़। ये जो है उस समय कुल जो है बजट रखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और इस बजट में जो है अभी भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बजट था इसमें जो है 15,000 करोड़ के रुपए का अंतर दिख पा रहा है, अर्थात कि 62,000 करोड़ रुपए जो है इतना तो सरकार ने खर्च दिया है, लेकिन अभी जो लगभग 15,000 करोड़ है उसकी चुनौती जो है बनी पड़ी है कहां पर, दैट इज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम लोग तुलनात्मक ढंग से देखें तो वर्ष 2022 और 23 का जो बजट था राज्य केंद्र सरकार का, उसमें जो है लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 10.41% अधिक जो है इस बार के बजट से क्या हुआ है, खर्च हुआ है। तो ये भी जो है एक डेटा के रूप में जो है आपको जानना अनिवार्य हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है 56,141 करोड़ रुपए की तुलना में ये जो है बढ़कर 10.44% जो है यहाँ पर लगभग हो चुका है। और इसके बाद पूंजीगत बजट की बात करें, क्योंकि देखो बजट क्या होता है, मैंने कई दफे ये बात जो है शेयर भी की है आप लोगों से ऑनलाइन ऑफलाइन, कि बजट का शाब्दिक अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का एक ऐसा अनुमान लगाना, एक ऐसा एस्टिमेट लगाना फॉर द अपकमिंग ईयर, आने वाले वर्ष के लिए, कि सरकार कितना व्यय करने वाली है, खर्च करने वाली है, और उससे सरकार की जो है रेवेन्यू यानी कि इनकम या रिसीट्स कितने मिलने वाले हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल जो है इनकम कितना होने वाला है सरकार का, उसका जो एस्टिमेट होता है एक फाइनेंशियल ईयर्स के भीतर, उसी फाइनेंशियल ईयर्स के भीतर के एस्टिमेट को जो है हम लोग बजट का नाम देते हैं। और बजट के भीतर जहां मैंने टर्म यूज की है एक्सपेंडिचर एंड इनकम, तो एक्सपेंडिचर हो चाहे इनकम हो, दोनों तरीके से होती है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक हमारे पास में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म्स के लिए कुछ ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती हैं या उन योजनाओं पर सरकार का पैसा खर्च होता है जहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर जो है किसी ना किसी तरीके से वित्त का निर्माण होगा या यहां पर जो है कह सकते हैं सरकार की आय होगी। और वहीं अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो सरकार का दैनिक खर्चा है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, वो सरकार का जो है रेवेन्यू क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो यहां पर पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं इस न्यूज के अनुसार वो कर रहे हैं हम लोग बात पूंजीगत बजट को लेकर, यानी कि कुल कितना जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला, कुल कितना कैपिटल जो है हमारी रिसीट हुई है या आय हुई है। तो अगर बात करें तो पूंजीगत बजट के रूप में जो है इस मद में या इस ये जो हमारे पास में पूरा बजट का आइटम्स है, इसमें लगभग 11,205 करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च की गई है। वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बजट के रूप में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जो खर्च किया गया है वो 11,205 करोड़ जो है इतनी जो है अमाउंट यहाँ पर खर्च की गई है। हालांकि आप जानते हैं कि बजट प्रावधान जो है ये टोटल 77,407.08 करोड़ की तुलना में की जाए तो बजट आकार को जो है और खर्च में जो है लगभग 15,000 करोड़ से अधिक का जो है अभी अंतर स्टिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो पूंजीगत बजट रहा है वो लगभग जो है ये रहा है 11,205 करोड़। वही अगर हम लोग पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष जो है 31 मार्च को जब ये समाप्त हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाला, तो उसकी जो है अगर हम लोग तुलनात्मक ढंग से देखें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट खर्च जो है विशेषकर पूंजीगत मद में जो है बजट का उपयोग बढ़ाने में जो है सरकार के प्रयासों के जो है सार्थक परिणाम यहां पर देखे गए थे, जिसके चलते वर्ष 2023-24 के लिए जो है लगभग जो कुल बजट राशि हमारे पास थी इसके प्रावधानों के भीतर जो है सरकार के द्वारा वर्तमान समय तक जो है कुल कितना 62,000 करोड़ रुपए का जो है व्यय किया गया था। इससे पहले भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 56,141 करोड़ रुपए की बजट राशि खर्च हुई थी और राज्य का जो राजस्व खर्च था, अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, पहले हम लोगों ने बात की कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये लगभग जो है 45,900 करोड़ जो है अनुमानित है। और गत वर्ष की तुलना में देखा जाए तो पिछले वर्ष जो हमारा यहां पर राजस्व व्यय था वो था 43,700 जो है 73 करोड़ रुपए जो है के आसपास था। यानी कि हम लोग बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है इस वर्ष लगभग 5% की जो है वृद्धि हुई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भीतर। वही अगर हम लोग बात करें तो पिछले वर्ष 2022-23 में पूंजीगत मद में जो है लगभग 8195 जो है करोड़ रुपए की खर्च हो पाई थी और ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है इस मद की बढ़ोतरी होकर यानी कि लगभग टोटल देखें तो 11,205 करोड़ अर्थात 36.7% बजट राशि जो है इस बार ज्यादा खर्च हुई है। तो इसलिए जो है ये न्यूज यहाँ पर आप लोग को याद रखना जरूरी हो जाता है। वही यदि हम लोग इस न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें तो
कर राजस्व जो है हमारे पास, इस कर राजस्व में भी जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 12% से अधिक की जो है प्राप्ति हुई है, ऐसा मतलब अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो राजस्व है वो अब 19,200 करोड़ से अधिक जो है होकर अब जो कर राजस्व है वो लगभग जो है इसके ऊपर जो है पहुंच चुका है। और वर्ष 2022 और 23 में बात करें तो ये जो है यहाँ पर 17,103 करोड़ के आसपास था। तो जहां ये 17,103 2022-23 में था, वहीं 23-24 में ये 19,200 करोड़ से जो है अधिक पहुंच गया है। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने इंक्रीज देखी है रेवेन्यू को लेकर। साथ में बात करें तो जो स्टेट जीएसटी है यानी कि एसजीएसटी जो है इसको लगभग 7,341 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। और वर्ष 2023-24 में लगभग जो है 8,300 करोड़ की प्राप्ति होने का जो है अनुमान है स्टेट जीएसटी से। अगर हम लोग जो है टैक्स रेवेन्यू या कर राजस्व की तरफ चले तो कर राजस्व में ये वृद्धि लगभग जो है 13.2% से भी अधिक जो है यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मद में लगभग 1987 करोड़ की तुलना में पिछले साल जो है 1987 करोड़ था, तो इस बार जो है 2455 करोड़ जो है यहाँ पर रहने के अनुमान लगाया गया है, अर्थात कि यह राशि जो है लगभग 23.5% जो है अधिक है पिछले वर्ष की तुलना की बात करें। वही आबकारी में बात करें तो इस वर्ष जो है आबकारी में खर्च होने का लगभग जो है 4,025 होने की संभावना है। वही प्रीवियस हम लोग बात करें तो इसमें मात्र जो है 526 करोड़ रुपए जो है इसका जो है खर्च हुआ था। अगर जल कर की बात करें तो जल कर में जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 120 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जबकि प्रीवियस ईयर में मात्र 124 करोड़ का जो है यहाँ पर रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला जो केंद्रीय कर है इसमें जो राज्य का अंश रहा है इसमें लगभग 12,475 करोड़ रुपए जो है रहने का या मिलने का जो है अनुमान है। और पिछले वर्ष बात करें तो पिछले वर्ष जो था ये मात्र जो है 10,617 करोड़ रुपए जो था इतना था। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम लोग केंद्रीय करों से राज्यों का अंश देखें तो राज्यों का अंश जो है इस बार लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। साथ में इसके अतिरिक्त अंत में बात करें तो जो है करेत्तर जो राजस्व है, कर के अलावा जो आने वाला राजस्व है जिसके तहत जो है वन और पर्यावरण मद भी शामिल है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष यानी कि 475 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर खर्च हुआ था, तो इसकी तुलना में जो है इस बार 539 करोड़ जो है रुपए प्राप्त होने का क्या है यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। और इसी सीरीज में बात करें तो खनन में भी लगभग जो है इस बार 640 करोड़ रुपए की राशि मिलने का अनुमान है, जबकि पिछले साल जो है इसमें मात्र 472 करोड़ रुपए जो है इसकी राशि प्राप्त हुई थी। तो ये हमारे पास में जो है टोटल एक जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 का जो है आंकड़ा आया है, जिसके तहत जो है सरकार के द्वारा लगभग 62,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर व्यय किया गया है या यहाँ पर जो है खर्च किया गया है। अब यदि हम लोग बात करें एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ तो इसमें जानते हैं आपकी भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री जो है कार बाजार रहा है। अर्थात वर्ष 2023-24 के दौरान जो है भारतीय कंपनियों ने लगभग जो है 42.3 लाख की जो है यात्री वाहन जो है इनको बेचे। और इसमें अगर हम लोग भारत की तरफ से सबसे अहम योगदान देखें तो इसमें योगदान रहा है मारुति सुजुकी का, यानी कि भारत को जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा, तीसरे स्थान से पहले बात कर लेते हैं, पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा कार या ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं वो चाइना में बनते हैं। चाइना के बाद जो है स्थान आता है किसका, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब जो है भारत का यहाँ पर जो है स्थान आ चुका है तीसरा, जबकि इससे पहले बात करें तो भारत ने ऑलरेडी जर्मनी और जो जापान है इसको जो है पछाड़ दिया, इसको पीछे छोड़ दिया। और अब जाकर जो है पूरे ग्लोबल लेवल में बात करें तो भारत का जो है तीसरा स्थान रहा है। वर्ष 2023 और 24 के दौरान जो है भारत ने यात्री कारों की कुल बिक्री लगभग जो है 42.3 लाख के आसपास जो है की है। और इसके साथ जैसा मैंने बताया कि भारत ने जो है जापान को भी जो है पीछे छोड़ दिया, पहले तीसरे स्थान पर जो है जापान था। बीते 2 वर्षों में बात करें तो जो है भारत ने 2 कार बड़े बाजारों को यानी कि जर्मनी को और जापान को जो है पीछे छोड़ दिया है बिक्री के मामले में। और अब जाकर जो है भारत अपनी आर्थिक विकास दरों को लंबे समय से जो है लगभग 7 से 8% तक जो है बने रहने की संभावना रखता है। अर्थात कि इकोनॉमी के फील्ड में हमारा जो है लगातार जो कार मार्केट है यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हुई है। भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है कार बाजार बनाने में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, जैसे मैंने आपसे भी शेयर किया है, वो है मारुति सुजुकी। इसने अपना योगदान दिया है, जिसने पिछले वर्ष में, गत वर्ष में अगर बात करें तो 21.35 लाख वाहनों की जो है यहाँ पर बिक्री की है। और आप जानते हैं कि अब जो है भारत के जो है कार बाजार में मारुति सुजुकी जो है इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर लगभग जो है 42% के आसपास हो चुकी है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, के आसपास जो है यहाँ पर रही है। अर्थात ये जो पूरी खबर चलती है वो चलती है कि भारत में जो है सर्वाधिक जो है किसके द्वारा जो है कारों का सेल यहाँ पर किया गया है।
इससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको एक बार वर्ष 2021 के रेटिंग की तरफ ले चलूं तो उसमें जो है पहले चाइना था, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, फिर जापान, इंडिया था और जो है जर्मनी। यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशंस होती रहती है। अब इंडिया जो है इसने जापान को भी, दक्षिण कोरिया को भी और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान जो है यहाँ पर भारत का पहुंच चुका है। यानी कि भारत जो है ऑटोमोबाइल्स में या कार जो है अगर हम लोग इसमें बात करें तो तीसरे स्थान पर जो है खड़ा है। अब यदि हम लोग बात करें अंत में आज की अंतिम और प्रमुख न्यूज पर, तो पूरे वित्त वर्ष में 20.14 लाख करोड़ रुपए का जो है जीएसटी संग्रह हुआ है। ये जीएसटी की रिपोर्ट आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल वर्ष 2017 से हुई थी और तब से लेकर प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी का कुल कितना जो है रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, इस पर जो है सरकार के द्वारा आंकड़े जो है जारी करवाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी संग्रहण जो है वो 20.14 लाख करोड़ रुपए रहा है, जिसके भीतर वित्त वर्ष 2022 और 23 के मुकाबले अगर हम लोग बात करें तो इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसमें लगभग 11.7% की जो है बढ़ोतरी हुई है या उसमें जो है वृद्धि हुई है। वही अगर हम लोग जो है बात करें तो यहाँ पर जो है मंत्रालय के अनुसार, जो वित्त मंत्रालय है इसके अनुसार जो है अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के जो है दौरान जो औसत, एनुअल नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर मासिक की बात करें यानी कि मंथली जो इनकम है, जीएसटी जो कलेक्शन है वो लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखें, क्योंकि पिछले वर्ष का जो हम लोगों ने कह लीजिए मंथली जो आंकड़ा लगाया था कि जो औसत मंथली वहां पर संग्रह था वो 1.5 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपए के पास में हो चुका है। और यदि इसमें भी बात करें तो इसके भीतर जो है जो कोर सेक्टर है, लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो देश के भीतर 8 जो है कोर इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो मूलभूत इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में जो है लगभग क्या हुआ है 6.7% जो है इसकी जो है वृद्धि दर यहां पर देखी गई है। और अगर इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनमें भी जो उत्पादन में सबसे अधिक योगदान दिया है वो लगभग जो है 11.6% की जो है योगदान यहां पर दिया है अकेले कोयला जो है, यानी कि कोल जो सेक्टर है, इस कोल सेक्टर के द्वारा जो है यहां पर ये दिया गया है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल पार्ट की ओर चलें तो जीएसटी जो है इसको आप जानते हैं कि वर्ष 2016 में पहली बार जो है मंजूरी प्रदान की गई थी और इस समय आप जानते हैं कि संसद के भीतर जो है राज्यसभा के द्वारा जो है इसे संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 2016 में जो है इसको क्या किया गया था, पुनः जो है स्थापित किया गया था। और भारत में जीएसटी बिल जो है इसको पहली बार वर्ष 2014 में जो है संविधान के भीतर इंट्रोड्यूस करते हुए लाया गया था, जो कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। अगर विधेयक पूछेगा तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। और अगर बिल की बात, अगर एक्ट की बात करेगा, अधिनियम की बात करेगा तो अधिनियम के भीतर जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो बिल और अधिनियम दोनों में अंतर आप लोग जो है समझ लेना। अब सवाल यह है कि जो ये जीएसटी लाया गया था इसके भीतर जो है क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखो जीएसटी का मतलब ही क्या है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे पहले क्या होता था कि जो हमारे पास में वैट का कंसेप्ट था, यानी कि जो वैल्यू एडिशन टैक्स लगता था या वैल्यू एडिशन जो टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता था अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, तो इस वैट को जो है यहां से रिप्लेस करते हुए अब उसकी जगह पर जो है लाया गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के भीतर जो है उत्पाद शुल्क को, सेवा कर को जो है इनको जो है कवर करने के लिए जो सीजीएसटी था इसको जो है लाया गया था। साथ में वैट और जो लग्जूरियस टैक्स होता है, विलासिता जो कर होता है, इन सबको जो है यहाँ पर समाप्त करने के बाद इसको जो है जीएसटी के भीतर लाया गया था। आर्टिकल 246A की बात करें तो ये राज्यों को जो है वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की जो है शक्ति प्रदान करता है, यानी कि राज्य विषय के भीतर अगर देखें तो आर्टिकल 246A के भीतर जो है यहाँ पर टैक्स लाया जा सकता है जीएसटी के रूप में, राज्य सरकार जो है इसको इंपोज कर सकती है। और वहीं अंतरराज्यीय व्यापार की बात करें तो अंतरराज्यीय व्यापार कवर को बढ़ावा देने के लिए, इसको जो है कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी भी जो है लाया गया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लाया गया। अभी मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी पे बात करूंगा तो वहां पर हम लोग इसको जो है डिटेल में जान पाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है वो वास्तव में कोई जो है कह सकते हैं कि अलग से राज्यों के ऊपर जो है किसी प्रकार का हमला नहीं है, बल्कि राज्य और संघ के बीच जो है करों का जो समन्वय है इसको स्थापित करने का एक जरिया है, एक प्रणाली है जिसके तहत जो है यहाँ पर ये लाया जाता है। अगर हम लोग बात करें वहीं जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी को जो नियंत्रण, जो रेगुलेट करने वाली जो कह लीजिए वहां पर बॉडी है, जो निकाय है, उसके लिए जो है जीएसटी काउंसिल लाया गया था। और भारत के संविधान के भीतर आर्टिकल 279A जो है इसमें भारतीय संविधान के भीतर संशोधन करने के बाद
एक नए आर्टिकल के रूप में इसको जोड़ा गया था और ये अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने की अनुमति देता है, जो कि जीएसटी के नियमों को जो है नियंत्रित करने और प्रशासनित करने का जो है यहाँ पर पावर देता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जो हमारे पास में जो है वित्त मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा जो है जीएसटी काउंसिल को देखा जाता है और राज्य सरकार के द्वारा नामित मंत्री जो है इसके अन्य सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की बात करें तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है, यानी कि इसका जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में जो है अवस्थित है और केंद्रीय राजस्व सचिव जो है ये परिषद के पदेन सचिव के रूप में जो है यहाँ पर कार्य भी करता है। जीएसटी परिषद को इस तरह से तैयार किया गया है जिसके तहत जो है केंद्र के पास लगभग 1/3 वोटिंग की पावर होती है और राज्यों के पास लगभग जो है 2/3 वोटिंग की जो है पावर होती है और जो निर्णय लिया जाता है वो हमेशा 3/4 जो बहुमत होता है, 3/4 जो मेजोरिटी होती है, इस मेजोरिटी के आधार पर जो है यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड जो है यानी कि जो सीबीईसी था, इसके अध्यक्ष को जो है परिषद की सभी कार्यवाहियों में स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में जो है शामिल किया है। गैर मतदान मतलब आप वोट नहीं कर सकते, इसके रूप में जो है आप शामिल होने का यहाँ पर जो है अधिकार रखते हैं जीएसटी काउंसिल के भीतर। तो ये भी जो है जीएसटी काउंसिल में एक जो है जानकारी रखना अनिवार्य होता है। अब लास्ट में आता है कि जीएसटी जो है वो कितने प्रकार का है। तो आप जानते हैं कि जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। एक है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, अर्थात एक ऐसा जीएसटी जिसका जो राजस्व है वो केंद्र सरकार के द्वारा जमा किया जाता है, एकत्र किया जाता है। और सीजीएसटी में जो है क्या क्या शामिल होते हैं चीजें, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है, इसमें सेवा कराएगा, केंद्रीय बिक्री कराएगा, उत्पाद शुल्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अतिरिक्त जो है उत्पाद शुल्क के रूप में जो है यहाँ पर जैसे सीवीडी होता है, सीवीडी को जो है इसमें शामिल किया जा सकेगा। वहीं दूसरा आता है हमारे पास में स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी। एसजीएसटी के भीतर राजस्व जो होता है ये जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है एकत्र किया जाता है और इसमें जो है जैसे लग्जरी टैक्स आता है, राज्य बिक्री कर आता है, इसमें जो है प्रवेश शुल्क आएगा, मनोरंजन शुल्क आएगा, लॉटरी और लेवी जो है वो इसके भीतर जो है शामिल हो जाएंगे। और वहीं जो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड का मतलब जहां पर जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है माल की आवाजाही पर लगने वाला जो जीएसटी है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में जाना जाता है। और ये जो है ये राजस्व जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है एकत्र किया जाएगा और जो है संसदीय जीएसटी परिषद के द्वारा जो है निर्धारित तरीके से संघ और राज्यों के बीच में जो है इसका बंटवारा कर दिया जाएगा, इसको साझा किया जाएगा। तो इसके लिए जो है जो टैक्स आता है उसमें आता है हमारे पास में इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि जो है आईजीएसटी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो ये आज के जो है सभी प्रमुख न्यूज़ें थी जो इस बार आज के जो है पेपर में जो है आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद तो बस ये है कि दोस्तों आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।